दोस्तों हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे थे और फ्रिक्शन फोर्स में अभी तक हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को समझ चुके हैं कि ये होता क्या है, इसका जो फंडामेंटल, इसकी जो फील है वो अभी तक हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की ले चुके हैं। हम लोगों ने बहुत सारे फोर्सेस पढ़े और सभी को सबसे पहले विजुलाइज करते थे, फिर उसको हम लोग मैथमेटिक्स में कोड करते थे, फिर उसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते थे। वही हमने फ्रिक्शन फोर्स के साथ भी किया है। सबसे पहले मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स को विजुलाइज कराया था कि ये होता क्या है, इसकी फील देखो अपने आसपास, फिजिक्स है ही क्या, जो अपने आसपास हो रहा है उसी का तो एक मतलब सटीक वर्जन है। जो अपने पास इंसिडेंट होते हैं उसका एक सटीक वर्जन है फिजिक्स, मतलब एक प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं, वो है फिजिक्स। तो वही मैंने जो अपने आसपास होता है, फ्रिक्शन तो यार बहुत जगह देखने को मिलता है। अभी मैं हाथ पर ये अपना पेन ऐसे खिसकाऊं, यहाँ पर फ्रिक्शन, हर चीज़ में फ्रिक्शन तो बहुत जगह पर है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू आपको मैंने जो फील दी थी फ्रिक्शन होता क्या है, और आपको मैंने कोड भी करा था। काफ़ी आगे हम गए थे। स्टोरी हमने ली थी ग्राउंड वाली, कि जहाँ मैं घूमने कल गया था, और ये रियल स्टोरी थी। मैं घूमने गया था, एक लड़का है रस्सी में टायर में रस्सी बांध के, और रस्सी को ऐसे खींच रहा था, तो टायर को खींच रहा था जिससे वो अपना स्टैमिना बढ़ा सके। तो उस स्टोरी का इस्तेमाल करके मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स की फील दी थी। फ्रिक्शन फोर्स को मैंने आपको समझाया था। वो स्टोरी क्या थी मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये टायर है, मान लीजिए एक टायर है, टायर पर रस्सी बांधकर एक लड़का खींच रहा है, ठीक है, एक लड़का खींच रहा है। अब इसी टायर पर, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है कि इसी टायर पर एक दूसरा उसका दोस्त है, बैठ जाता है आकर कि भाई साहब आप खींच के दिखा। टायर पर उसका दोस्त बैठ जाता है, आप खींच कर दिखा, तो वो लड़का खींच ही नहीं पाता है। तो और उसके दोस्तों को बुलाता है, भाई यार खींचने मदद कर। तो लगभग 4 लड़के मदद करने लग जाते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों लड़कों से वो नहीं खींचता है, वो हमेशा रेस्ट पर ही रहता है। जैसे ही 5वां लड़का मदद करने आता है, तुरंत ये टायर और टायर पर बैठा लड़का दोनों खींचने लगते हैं। ये स्टोरी थी। और इससे पता क्या चला था, जब तक एक फोर्स लगा रहा था, एक जितना फोर्स लगा रहा था, तब भी ये टायर नहीं खींच पा रहा था। यानी कि सरफेस भी उतना ही फोर्स लगा रही थी जितना 1 नंबर का लड़का फोर्स लगा रहा था। फिर 2 नंबर के लड़का, दो लड़के खींचने लगे, तब भी रेस्ट पर था। यानी 2 लड़के जितना फोर्स लगा रहे उतना सरफेस भी फोर्स लगा रही थी। फिर देखा 4 लड़के फोर्स लगा रहे हैं और तब भी ये नहीं खींच रहे, यानी कि सरफेस 4 लड़कों के बराबर फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो नेट फोर्स 0 हो रहा है। और हमारा जो ब्लॉक है, मतलब हमारा जो टायर और टायर बैठा लड़का है, रुका हुआ है। जैसे ही 5वां लड़का आता है, अब फ्रिक्शन कहता है कि मेरी दम नहीं है, रोक पाऊं मैं इस टायर को, अब तू निकल जा। स्लिपिंग हो जाती है। फिर वहां पर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन लगने स्टार्ट हो जाता है, उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इससे पहले जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जब ब्लॉक रेस्ट पर था, यानी कि जब टायर रेस्ट पर था, सरफेस से रेस्ट पर था, सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, जब स्लिपिंग नहीं हो रही थी, तब जो फोर्स लग रहा था वो स्टैटिक फोर्स था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। तो मैंने दोबारा आपको स्टोरी बता दी, लेकिन अब हम लोग डीप में पढ़ते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कि जब ब्लॉक, अगर कोई ब्लॉक रखा है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ लिख के आएगा। मान लीजिए ब्लॉक है, ठीक है, M मास का ब्लॉक है। टायर का एग्जांपल ले लो कि अगर यहाँ पर आप एक फोर्स लगा रहे हो, और ये जो अभी भी रेस्ट पर है, आप फोर्स लगा रहे हो और ये ब्लॉक रेस्ट पर है, यानी कि देयर इज अनदर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लग रहा है जो F फोर्स आप इधर तरफ लगा रहे हो उसको कैंसिल आउट कर रहा है, नेट फोर्स 0 कर रहा है, और वो फोर्स होता है सरफेस से लग रहा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर रेस्ट पर है, स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन एक एडजस्टिंग फोर्स है, मैं बता चुका हूँ, फील भी करा चुका हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, एक्ट व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब जब टेंडेंसी कब होगी? जब एक ब्लॉक को खिसकाने की कोशिश करेंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, तभी टेंडेंसी पैदा होगी दोनों सरफेस के बीच में मूव करने की, स्लिप करने की, तो उसका विरोध करता है फ्रिक्शन फोर्स आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर एडजस्टिंग फोर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत होती है उतना। जैसे मैंने कहानी बताया था कि टायर 3 लड़के खींच रहे थे, एक के हाथ में दर्द हो गया, उसने छोड़ दिया। 3 लड़के खींच रहे थे, एक के हाथ में दर्द होगा, उसने छोड़, मैं नहीं खींच रहा। तो पहले लग रहा था 30 न्यूटन, क्योंकि हर लड़के का मैंने माना था कि हर लड़का 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो पहले लग रहा था 30 न्यूटन, जहां एक लड़के ने छोड़ा तुरंत 20 न्यूटन लगने लगा। अब 20 न्यूटन, 2 लड़के खींच रहे हैं, 20 न्यूटन टायर पर फोर्स लग रहा है, तो टायर सरफेस भी टायर पर 20 न्यूटन ही फोर्स लगा रही थी। फिर जब उसके हाथ में दर्द खत्म हो गया, फिर वो खींचने लगा, तो अब टायर पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो टायर जो सरफेस है टायर पर भी कितना फोर्स लगा रही है? 30 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही है। तो ये फोर्स है रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते जाता है। मान लीजिए इस फोर्स की वैल्यू है 0, इस फोर्स की वैल्यू जो हम लोग फोर्स M मास की ब्लॉक पर लगा रहे हैं 0 है, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन नहीं लगेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स मैं लिख देता हूं यहाँ पर
2 न्यूटन, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो 2 न्यूटन है। अब ये अभी भी रेस्ट पर है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन है। हम लोग 4 न्यूटन लगाते हैं फोर्स, हम देखते हैं तब भी रेस्ट पर, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। हम लोग 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तब भी देखते हैं कि तब भी रेस्ट पर है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टैटिक फोर्स एक एडजस्टिंग फोर्स है। इसके बारे में बहुत चर्चा करी, मैं दोबारा इस पर पता नहीं क्यों एफर्ट डाल रहा हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसा कि मैंने एक ग्राफ आपको बनाया था कि ग्राफ ये था आपका फोर्स जो आप लगाते हैं किसी ब्लॉक पर, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल, कॉन्टैक्ट सरफेस ये रही, उसके पैरेलल जो भी फोर्स लगाते हैं, यानी कि ये उसका ये रहा लाइन, और ये आपका रहा फ्रिक्शन फोर्स। कुछ इस प्रकार का हमें ग्राफ दिखाई देता था और थोड़ा सा डिप आता था, ये कांस्टेंट हो जाता था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती थी, ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसे हम लोग एस से डोनेट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहती है और छोटी रहती है, हमेशा बराबर या छोटी रहती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो हम एफ लिमिटिंग को लिख सकते हैं एफ एस मैक्स, ये एफ एस मैक्सिमम भी होता है। एफ लिफ्टिंग जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? एफ एस मैक्सिमम के बराबर होती है। तो लिखा भी है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ रहती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटी या बराबर और 0 से बड़ी, जैसे ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितनी रहती है फोर्स की? 0 से लेके एफ एस मैक्सिमम तक रहती है, जैसे हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हमें यार सारी चीज़ें पता है, अब इसको हमें क्वांटिफाई करना है। ये फोर्स हमें पता है किस प्रकार एक्ट करता है, कैसा है, ये एडजस्टिंग फोर्स है। अगर स्लिपिंग हो रही है दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस बीच में तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसको क्वांटिफाई कैसे करें, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर इसको हम लोग क्वांटिफाई करना चाहें, डिफाइन करना चाहिए कितना, तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो म्यू एस इंटू एन होती है, जहाँ एन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहाँ एन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू है। और म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो म्यू एस, इसे म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया। अब ये जो वैल्यू म्यू एस इंटू एन है, ये एफ एक्स मैक्सिमम की वैल्यू है। अगर कोई कहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये इस बात पर निर्भर करती है। आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो बता सकते हैं जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते किसी भी ब्लॉक, कोई ब्लॉक रेस्ट पर है और उस पर कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। वो आप तभी बता सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, ये रेस्ट पर है, तो आपको पता है कि चाहिए 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स मिल रहा होगा, वो भी 2 न्यूटन का होगा, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उसके स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार जो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। बस आपको देखना पड़ेगा कि कितना रिक्वायरमेंट कितना है और कितना एडजस्ट कर रहा है वो, उतने उसके ही बराबर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है 0 से लेके एफ एस मैक्सिमम तक, ये मैंने लिख दिया और ये उसकी वैल्यू है। इस तरह से इसकी ये वैल्यू होती है। अब सीधी बात है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ कि ये एक सरफेस है। मैंने कहा हाँ भाई सरफेस दिख रही है, एक दूसरी सरफेस एक और है। एक केजी का ब्लॉक है, एक केजी का ब्लॉक है, ऐसा रखा है 1 केजी ब्लॉक, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो म्यू है, म्यू एस है, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस। और इस एक और ब्लॉक रखा है ये 1 केजी, और इनके बीच में भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? वो भी म्यू एस है, सेम ही है, मास भी सेम है, यानी कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी? सेम ही होगी, सेम ही होगी। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू भी सेम होगी। तो क्या बताइएगा कि फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस बात पर निर्भर करती है? मान लीजिए इधर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स छोटा है, रेस्ट पर है चीज, दोनों ब्लॉक अपनी रेस्ट पर है। तो ये बताइए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किस बात पर निर्भर करेगी? फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस बात पर निर्भर करेगी? मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस दोनों ब्लॉक के लिए किस बात पर निर्भर करेगी? क्या ये म्यू एस पर निर्भर करेगी? मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल। क्या ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर निर्भर करेगी? बिल्कुल, ये तो फॉर्मूले में दिख रहा है। क्या ये शेप पर निर्भर करेगी कि शेप कैसा है, ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, ये इस पर निर्भर करेगी? ये बिल्कुल इस पर निर्भर नहीं करेगी। इसका ये जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो सिर्फ म्यू एस इंटू एन पर ही
निर्भर करेगी। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बता दो और बता दो आप कि अपना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है। शेप कोई भी हो उससे हमें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाओ, ये तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन और उसका ये फॉर्मूला, आपको मेरी बात आसानी से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब दोनों में रिलेटिव स्लिपिंग हो रही हो, मतलब कि जैसे कि ये है, मेरा हाथ है, सरफेस है और ये एक ब्लॉक है। अब मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में ये जो पेन है वो स्लिप कर रहा है। अब इस दौरान मेरा हाथ जो इस पेन पर फोर्स लगा रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स में भी कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये एडजस्ट नहीं करता है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं एडजस्ट करता, ये कांस्टेंट रहता है जब स्लिपिंग हो रही होती है। इसे बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्ट व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जब रिलेटिव मोशन होता है दो कॉन्टैक्ट सरफेस बीच में, तब ये काम करता है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। इट्स एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। सीधी सी बात है। अब इस हाथ के, जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, अब ये ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट डायरेक्शन में। अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए कौन सा डायरेक्शन होगा, अब किस लिए लेफ्ट डायरेक्शन होगा। तो अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, आपके लिए लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पर मार्कर पर मेरा हाथ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, हाथ के रिस्पेक्ट में मार्कर राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हाथ भी इस पेन पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मेरे लिए लेफ्ट, आपके लिए राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक सवाल लेंगे हम लोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग एफ के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका वैल्यू होता है म्यू के, जो म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये सिंपल सी बात है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर निर्भर करता है और म्यू के निर्भर करता है, ऑब्जेक्ट के शेप पर निर्भर नहीं करता है। शेप क्या है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कांस्टेंट रहती है, वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, इस पे एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि एक सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं भाई एक सरफेस है और ये एक ब्लॉक है ए, इसके ऊपर रखा है ब्लॉक बी। ए की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी भी है 2 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज द, यहाँ पर कोई रफ सरफेस है, ए के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो एक रफ सरफेस है, यानी इसके बीच में कोई फ्रिक्शन हो सकता है। तो आप बताइएगा द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब बी पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी आप वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक वी? टेल मी द आंसर डूड, बताइएगा, कोशिश करिएगा। आप कहोगे भैया जैसा कि आपने पिछली वीडियो में एग्जांपल लिया था कॉपी और पेन वाला, कि जो आपने किसी भी एक बुक पर एक पेन रखा था और बुक को मूव कराया था, तो साथ साथ में बुक भी मूव करी थी, वही तो एग्जांपल है। ए 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, उस पर रखा एक ब्लॉक है, वो भी 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, यानी कि बी किसकी वजह से 2 मीटर पर चल रहा है, बी है वो किस वजह से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, उसके ऊपर जो ए है वो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जो कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तभी तो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। आप इस प्रकार सोच रहे हो जैसा कि आपने प्रैक्टिकल भी किया होता है ना दोस्तों। अगर, मैंने फिर से बोल रहा हूं ये बात, अगर किसी भी ब्लॉक या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कुछ भी है तो वह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगी, वो एक्सेलरेट करेगी। अगर आप कह रहे हो कि v पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन, अगर फोर्स, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है तो ये स्पीडिंग अप होती, इसके पास b के पास एक्सेलेरेशन होता, कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड से नहीं चल रहा होता। समझ रहे हो, यानी कि b पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, बी पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा। फिर भैया ये कैसे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से? मैं कह रहा हूँ ए कैसे बढ़ रहा है, ए पर भी तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ए 2 मीटर पर सेकंड से कैसे जा रहा है? क्या फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। अब ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, आपको सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ मोशन में है मोशन में ही रहेगी जब तक कोई फोर्स न लगाया जाए, और जो चीज़ रेस्ट पर है रेस्ट पर ही रहेगी। ये दोनों ब्लॉक मोशन में है, मुझे नहीं मतलब कैसे मोशन में, फर्क नहीं पड़ता।
हमें पता है कि ये टेंडेंसी होती है ब्लॉक्स की, अगर सारी चीज़ें, सारे जो वेरिएबल से हटा दिए जाएँ, एयर रेजिस्टेंस हटा दिया जाए, सारे तरह के फ्रिक्शन हटा दिए, सभी तरह के फोर्स हटा दिए, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जो वी ब्लॉक है 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसको किसी फोर्स की जरूरत नहीं है 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने के लिए, ये मूव करता रहेगा। और हाँ, लोग इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक अपने फिलोसफर थे, यानी साइंटिस्ट कह लो या अरिस्टोटल थे शायद, वो उनका कहना था कि किसी भी ब्लॉक को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो आपको एक फोर्स लगाए रहना चाहिए। जैसा हम लोग भी फील करते हैं भैया यार, मैं जब छोटा था तो रस्सी में बांधकर, आप ऐसा कर रहे, मैं तो ऐसा नहीं करता था कि रस्सी में बांधकर मैं एक कार को खींच रहा हूँ। मुझे एक कार को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चलाए रहने तो लगातार मैं उस पर फोर्स लगाता था, तो मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, तभी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। अगर मैं फोर्स लगाना बंद कर देता हूँ मेरी कार रुक जाती थी। ये तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। यही एरिस्टोटल ने सोचा था, जैसा आपने बचपन में सोचा था। तो उसके लिए बाद में बताया न्यूटन ने, देखो भाई, जब भी आप खींचते हो, जैसे कि ये ब्लॉक है, इसको आप खींचते हो, आप कोई फोर्स लगाते हो, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी आप इसको चलाए रहते हो। मान लीजिए आपने 2 मीटर पर सेकंड का इसको वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, लेकिन आप अब जो फोर्स लगा रहे हो वो जो फ्रिक्शन लग रहा है सरफेस के बीच में, ये सरफेस है, सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो आप बैलेंस कर रहे हो। और जब फ्रिक्शन के बीच, दोनों सरफेस के बीच में जब एक ब्लॉक पर दोनों तरफ के फोर्स बराबर हो जाते हैं, यानी नेट फोर्स जीरो है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वही तो होता है, वही तो जो आपने कार को आप फोर्स लगाए रहते थे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते थे बचपन में, वही तो कर रहे हो। मतलब फ्रिक्शन को आप सिर्फ जो ताकत लगाते थे वो फ्रिक्शन को कैंसिल कर रहे होते थे। उस पर तो नेट फोर्स जीरो रहता था, कार पर नेट फोर्स जीरो रहता था, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती थी। तो ये कंफ्यूजन होती है, लेकिन विजुलाइज करो, ये भी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, आई थिंक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है, म्यू क्यू इनटू एन होती है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपका मेन चीज़ थी। और मैंने कुछ खास बातें भी करी, एरिस्टोटल की बात कर ली थोड़ी बहुत, एरिस्टोटल फिजिक्स की बात कर ली, इमेजिनेशन की बात कर ली कि हम लोग ऐसा सोच नहीं पाते हैं कि कैसे कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रह सकती है बिना किसी फोर्स के। हमें अगर चलाना हो तो हमें तो फोर्स लगाना पड़ता है। वही मैंने बात समझाई, आप फोर्स लगाते हैं लेकिन आप फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं, एयर रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं टैकल कर रहे होते हैं। आप उसको आपके फोर्स की वजह से मूव नहीं करती, मूव उसकी टेंडेंसी की वजह से करती है। चलो भाई, लेकिन इनिशियली आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, आपको अगर थोड़ा फील भी करा होगा भी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने बात करी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम लोग म्यू एस और म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये सीधी बात है, दोनों सरफेस के मेटल पर निर्भर करती है, किस मटेरियल के हैं इन पर निर्भर करती है म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। कुछ कंडीशन में जब ज़्यादा ही स्मूथ कर दिया जाता है दोनों सरफेसेस को, वो अलग बात है। खैर हमारे न्यूमेरिकल्स हम लोग ऐसे सवाल डील नहीं करने वाले, लेकिन हाँ, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू है वो 1 से कम ही रहती है, 1 के बराबर, मैक्सिमम कंडीशन में 1 के बराबर या 1 से कम ही रहती है। और म्यू एस हमेशा म्यू क्यू से हल्का बहुत बड़ा होता है। म्यू एस है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज या सम टाइम ग्रेटर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा रहता है। ऐसा क्यों, मैंने बताया था, कोल्ड वेल्डिंग का सिस्टम आपको बताया था, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा रहता है। अच्छा, जब आपको कुछ दिया ना जाए, दोनों की वैल्यू ना दी जाए, तो आप म्यू एस और म्यू क्यू को, जो भी आपको वैल्यू दी गई है म्यू क्यू, उसको बराबर ही कंसीडर करें अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ओके, और क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में बताना है आपको, और क्या बताना है? ये बॉडी पर निर्भर करता है, मतलब मटेरियल पर निर्भर करता है, दोनों सरफेस की 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कुछ कंडीशंस में हो जाता है जो कि अपने सिलेबस में शायद नहीं है। खैर, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन यही है जो मैंने बताना था, ये मैंने आपको बता दिया और सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, अब सवाल लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस वेयर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4। अच्छा, ठीक है। सवाल ये है दोस्तों कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा है? 2 kg का ब्लॉक रखा है। ओके, वेयर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, हमें म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.4 और म्यू के की वैल्यू दे रखी है हमें 0.3। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ द फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम कुछ अभी यहाँ पर लगाएंगे और हमसे पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ। तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स पहला लिख देता हूँ
हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर लगाया जाए 2 न्यूटन का, ठीक है, 2 न्यूटन का अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए, और बी में अगर लगाया जाए 3.9 न्यूटन का, और सी में अगर लगाया जाए 4 न्यूटन का, और डी में लगाया जाए 6 न्यूटन का। ये कुछ फोर्सेस मैंने लिख दिए, ये एफ की वैल्यूज़ हैं ए में। अब आपको बताएगा अगर 2 न्यूटन फोर्स लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस ब्लॉक पर लगाया है 2 kg ब्लॉक पर, तो बताइएगा कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहला, इस तरह कभी सवाल है, सब फ्रिक्शन के सवाल हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले एफ एस और एफ के की वैल्यू निकालना है, यानी कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को, यानी कि आप सबसे पहले वैल्यू निकालने हैं फ्रिक्शन की, काइनेटिक फ्रिक्शन हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे पहले निकालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.4, एन की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन एम जी लगेगा, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। तो 4 गुणे 0.4 गुणे 20 यानी कि 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। एक मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पर 6 की जगह 10 कर देता हूँ, 6 की जगह मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। म्यू के अब एफ के की वैल्यू क्या होगी 0.3 इंटू 20, अब ये हो गया आपका 6 न्यूटन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 6 न्यूटन है, और एफ एस मैक्सिमम यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 8 न्यूटन। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा और सुधार करना चाहूँगा, नंबर्स में और सुधार करना चाहूँगा, मैं इसको लेना चाहूँगा, इसको मैं लेना चाहूँगा 9.5 न्यूटन, इसको मैं लेना चाहूँगा 8 न्यूटन, ठीक है। आप बताइएगा भाई, चलिए अब हमें फोर्सेस की आप वैल्यू बताइएगा, फोर्सेस की आप वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले 2 न्यूटन का फोर्स है, यानी एफ इक्वल टू 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है एफ। अब बताइए फोर्स कितना लगेगा। अब आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन है, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? भैया ब्लॉक बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि सरफेस के बीच सरफेस है, वो ब्लॉक पर 8 न्यूटन तक फोर्स लगा सकती है। आप अगर 8 न्यूटन से खींचेंगे तब भी वो मूव नहीं करेगा। आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी तुरंत कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन ही लगेगा। तो इसका आंसर भी कितना होगा 2 न्यूटन। आप 8 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू भी 8 न्यूटन तक पहुंच सकती है, यानी कि अभी भी वो रेस्ट पर रहेगा, लेकिन अब नेट फोर्स कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो अभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो नेट कितनी होगी 8 न्यूटन होगी। अब आपने जब 9.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 9.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन है, यानी कि अब ये मूव कर जाएगा, नेट फोर्स इसके पास आ जाएगा, मूव कर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी, तुरंत लगने लगेगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन लगेगी, तो यहाँ पर कितना लगेगा 6 न्यूटन लगेगा। अब आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो, 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो, फिर से देखते हो कि 10 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, सरफेस लेकिन ब्लॉक पर 8 न्यूटन का फोर्स लगा सकती है मैक्सिमम, यानी कि स्लिपिंग होगी। अगर स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी 6 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। देखा दोस्तों, जब तक स्टैटिक था तब तक एडजस्टिंग था, एडजस्ट कर रहा था, जैसे ही स्लिपिंग होने लगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या आपको इस सवाल से फील आई फ्रिक्शन फोर्स की? एक और सवाल करते हैं, व्हाट इज द टाइम ब्लॉक स्टॉप, आफ्टर व्हाट टाइम ब्लॉक स्टॉप। अच्छा, ये सवाल मुझे बनाना है, ओके ओके ठीक है। तो आपको वैल्यू देगी है म्यू के की, जो कि है 0.5, ठीक है, म्यू के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आपको 0.5 न्यूटन दे रखी है। और मैं एक सवाल यहाँ लिख देता हूँ कि ये सरफेस है और इसको मैं ब्लॉक 1 kg का मान लेता हूँ, ठीक है, 1 kg का ब्लॉक में मान लेता हूँ, और इसकी वेलोसिटी में लिख देता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड, 5 कर देता हूँ, चलो 4 ही ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक की। और ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा है जिसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 है। हमसे कहा गया कि भाई साहब टाइम बता दो कि जब ये ब्लॉक रुक जाए, जब ये ब्लॉक रुक जाए।
तो सबसे पहले आपको पता है ये ब्लॉक में स्लिपिंग हो रही है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, सरफेस के द्वारा इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, कितना फोर्स लग रहा होगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के वैल्यू कितनी है 0.5, यानी कि एफ के इक्वल टू 0.5 इंटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, अगर एम जी 10 है नीचे की तरफ तो 10 न्यूटन है, तो ऊपर की तरफ भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू 10 ही होगी। तो एफ के की जो वैल्यू है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है 5 न्यूटन है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन है। यानी कि इस ब्लॉक पर, अब तो ये काइनेमेटिक का सवाल हो गया कि एक कोई ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी है, और उसके ऊपर इस डायरेक्शन में उसके एक्सेलरेशन है कितने का, अगर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 1 kg मास है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम, जो कि कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, कि उस पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। बताओ भाई टाइम कितना लगेगा इसको स्टॉप होने में, इसको रुकने में, इसकी वेलोसिटी का एंड होने में, दी एंड होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होने वाली है, वो 0 होने वाली है। यानी कि अगर हम लोग v इक्वल टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला लगाएं, हमारा काम हो जाना चाहिए। अब ये तो हमारा फाइनल 0 होने वाला है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 4 है, माइनस क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन 5 इंटू टी, तो t इक्वल टू 4/5 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा भाई साहब इसको रुकने में, इतना टाइम लगेगा इसको रुकने में। अब कोई सवाल पूछ देता है कितनी दूरी पर जाके रुकेगा, तो कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टी, ओके, इंटू टी, दिस इज द फॉर्मूला, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो s इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 4 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, अपॉन 2 इंटू टी, टाइम कितना है 4/5, तो आपका आएगा 1.6 मीटर। दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है, जब उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी। अच्छा, इतनी दूर बाद वो रुक जाएगा, ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। अभी मैं